डियर स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे टू फेज मेथड फॉर मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम्स। इसके लिए हम एक प्रॉब्लम कंसिडर करते हैं जिसमें मिनिमाइजेशन है एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन की 5x1 माइनस 6x2 माइनस 7x3 इन्वॉल्विंग 3 डिसीजन वेरिएबल्स, और इसमें 3 टाइप्स की कंस्ट्रेंट्स इन्वॉल्व हैं, एक ग्रेटर देन इक्वल टू, एक लेस देन इक्वल टू और एक इक्वल टू 5। इन माय ओपिनियन ये एक बेस्ट एग्जाम्पल है समझने के लिए कि टू फेज मेथड मिनिमाइजेशन के प्रॉब्लम को इन द प्रेजेंस ऑफ ऑल काइंड ऑफ कंस्ट्रेंट्स कैसे डील करता है। वही यूजुअल मेथड है। सबसे पहला काम जैसे कि हम सिंप्लेक्स मेथड में करते हैं कि इसको हम पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे बाय इंट्रोड्यूसिंग 3 काइंड्स ऑफ वेरिएबल्स। और यहाँ ज़रूरत है, अगर ये सारी कंस्ट्रेंट्स लेस देन इक्वल टू टाइप होती तो सिर्फ एक टाइप के यानी कि स्लैक वेरिएबल्स हमें यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाने पड़ते। यहाँ पे 3 किस्म की कंस्ट्रेंट्स हैं तो 3 किस्म के वेरिएबल्स होंगे। पहली टाइप का जो हमारे पास न्यू वेरिएबल इंट्रोड्यूस होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू टाइप कंस्ट्रेंट के लिए होगा। हम उसमें से एक वेरिएबल s1 माइनस करेंगे, और ये अब आपको याद रहना चाहिए, वेल नोन, बार बार रिपीट हो चुकी है बात, कि जो सब्ट्रैक्ट करते हैं हम ग्रेटर देन इक्वल टू इनइक्वालिटी कंस्ट्रेंट को इक्वेशन में बदलने के लिए वेरिएबल, उसे कहते हैं सरप्लस वेरिएबल। सो ग्रेटर देन इक्वल टू वाले में से सरप्लस वेरिएबल माइनस कर देंगे। लेस देन लेस देन इक्वल टू वाली कंस्ट्रेंट में हम एक स्लैक वेरिएबल s2 ऐड कर देंगे। अब ये करने के बाद हमारे पास ये दोनों इनइक्वालिटीज चेंज होके इक्वेशंस तो बन गई, लेकिन अब यहाँ एक मसला है जो सिंप्लेक्स मेथड की बेसिक नीड है कि जितनी कंस्ट्रेंट्स हों उतने ही हमारे पास स्लैक वेरिएबल्स होने चाहिए। अब हमारे पास स्लैक वेरिएबल सिर्फ सेकेंड इक्वेशन में मौजूद है, लेकिन पहली इक्वेशन में और थर्ड इक्वेशन में स्लैक वेरिएबल नहीं है। इस कमी को पूरा करने के लिए एज यू रिमेंबर हम एक तीसरी टाइप के वेरिएबल इंट्रोड्यूस करवाते हैं जिन्हें हम कहते हैं आर्टिफिशियल वेरिएबल्स। तो यहाँ पे आप समझ रहे होंगे कि सेकेंड इक्वालिटी जो हमारे पास बनी है इसमें स्लैक वेरिएबल है, फर्स्ट और थर्ड में नहीं है, तो हम इनमें ऐड कर देंगे 2 न्यू वेरिएबल जिन्हें हम कहते हैं आर्टिफिशियल वेरिएबल्स। तो a1 is attached to the first equation and a2 is attached to the third equation, right? और लेस देन इक्वल टू वाले में हमारे पास सिर्फ एक स्लैक वेरिएबल जो है genuine s2 है। a1 and a2 will act like slack variables। अब हमारे पास ये सिस्टम तो कन्वर्ट हो गया, ऑब्जेक्टिव फंक्शन वही है, उस ऑब्जेक्टिव फंक्शन की भी शक्ल बदल जाएगी। वो कैसी शक्ल होगी? हम उसमें ये a1 प्लस a2 सिंपली ऐड कर देंगे, और हमारा टारगेट क्या होगा? टू फेज मेथड क्या करता है कि इस एक्सेसिव जो सम ऐड किया हुआ है इसको अलहदा से डील करता है, और फिर उसको डील करने के बाद फिर रिटर्न करता है इसकी तरफ से। तो आइए उसके दोनों फेजेस पढ़ते हैं टू फेज मेथड के। फेज 1 में हमने क्या करना है? फेज 1 में यही सिस्टम ऑफ इक्वेशंस जो हमने स्लैक, सरप्लस और आर्टिफिशियल वेरिएबल्स की मदद से बनाई हैं, इन्हीं को हमने यहाँ पे एज इट इज़ कंसिडर करना है, और एक नया ऑब्जेक्टिव फंक्शन बनाना है w, जो कि होगा सम ऑफ ऑल आर्टिफिशियल वेरिएबल्स। इस प्रॉब्लम में 2 आर्टिफिशियल वेरिएबल्स हैं, अगर 3 हो 4 हो तो सबका सम आ जाएगा, और उसे करना है मिनिमाइज सब्जेक्ट टू सेम सेट ऑफ कंस्ट्रेंट्स। याद रहे, यहाँ एक पॉइंट है टू बी नोटेड कि प्रॉब्लम चाहे मिनिमाइजेशन का हो या मैक्सिमाइजेशन का हो, फेज 1 में आपने आर्टिफिशियल वेरिएबल्स के सम को हमेशा मिनिमाइज ही करना है विद रिस्पेक्ट टू द सेम सेट ऑफ कंस्ट्रेंट्स। तो अब हमारा एक ऑक्सिलरी प्रॉब्लम बना जिसे हमने पहले सॉल्व करना है फेज 1 में यूजिंग ऑर्डिनरी सिंप्लेक्स मेथड। इसे सॉल्व करते हैं, आखिरी पॉइंट पे हम पहुंच जाएंगे जब हम कहेंगे जी अब सॉल्व हो चुका। फिर हम ऑब्जर्व करेंगे दूसरा स्टेप जो कि फेज 1 का है कि क्या मिनिमम वैल्यू ऑफ w 0 है। अगर 0 है तो हम उसी टेबल को लेके चले जाएंगे फेज 2 की तरफ। लेकिन अगर मिनिमम वैल्यू 0 नहीं आती
0 से बड़ी आती है तो हम कह देंगे कि भाई इस प्रॉब्लम की ऑप्टिमल सॉल्यूशन या फिजिबल सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करती है। ये तो हो गया फेज 1। आई रिपीट, प्रॉब्लम को ट्रांसफॉर्म कर दिया, इंट्रोड्यूसिंग स्लैक, सरप्लस एंड आर्टिफिशियल वेरिएबल्स। हमने इन्हीं कंस्ट्रेंट्स को पकड़ा और उसके साथ सम ऑफ ऑल आर्टिफिशियल वेरिएबल्स का ऑब्जेक्टिव फंक्शन बनाया जिसे मिनिमाइज करना है। इसको सॉल्व करेंगे, W 0 हो जाएगा तो फेज 2 पे ले जाएंगे टेबल को, आखिरी को, और W 0 नहीं होगा, ग्रेटर देन 0 रहेगा तो हम कह देंगे सिस्टम की फिजिबल सोल्यूशन नहीं है। अच्छा जी, चलें फर्ज करें कि मिनिमम ऑफ W 0 आ गया तो हम फेज 2 में क्या करेंगे? फेज 2 पे हम उसी टेबल को पकड़ेंगे, फेज 1 वाले को, उस टेबल में से हम आर्टिफिशियल वेरिएबल्स और उनके कॉलम्स डिलीट कर देंगे और जो W रो होगी उसमें रिप्लेस कर देंगे 0। पहला काम। दूसरा काम हम क्या करेंगे? 0 को ऑब्जर्व करेंगे। आखिरी टेबल में बेसिक वेरिएबल्स की जो लिस्ट होगी उन वेरिएबल्स के कोएफिशिएंट 0 में वो हम 0 बनाएंगे यूजिंग रो ऑपरेशंस। ये करने के बाद जो टेबल बच जाएगा उसे फिर चेक करेंगे, ऑप्टिमल है तो स्टॉप कर देंगे और अगर नहीं है तो हम दोबारा से सिंप्लेक्स मेथड अप्लाई करेंगे। आई एडवाइज के समटाइम्स जो क्वेश्चन पेपर्स मैंने देखे हैं उनमें ये 2 फेज मेथड तो बड़ा लंबा चौड़ा मेथड है। 2 वेरिएबल्स का आ जाए, 2 इनइक्वालिटीज़ का आ जाए, 2 कंस्ट्रेंट्स का आ जाए तो सफिशिएंट होता है, लेकिन इट टेक्स टू मच स्पेस। समटाइम्स वो पूछ लेते हैं कि जी हम इसका सिर्फ एल्गोरिदम डिस्क्राइब कर दें। सो आई एडवाइज तो ये एल्गोरिदम के कुल मिला के 5 स्टेप्स बनते हैं। ये 5 मेन स्टेप्स, 2 फेज 1 के और 3 फेज 2 के, ये मेन स्टेप्स हमें याद रखने चाहिए। आइए हम फेज 1 की तरफ चलते हैं। फेज 1 में हम इस प्रॉब्लम को, ऑक्सिलरी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे यूजिंग सिंप्लेक्स मेथड। जी, फेज 1 में हम इसका टेबल बनाएंगे, मिनिमाइज W इक्वल टू A1 प्लस A2। इसको कैसे? पहले W को भी इक्वेशन में कन्वर्ट कर दें। W इक्वल टू A1 प्लस A2 है, इसको लेफ्ट पे करेंगे तो इसमें x1, x2, x3, s1, s2 के कोएफिशिएंट 0, A1, A2 के -1, तो W रो हमारे पास ये आ जाएगी। उसके बाद हमारे पास फर्स्ट कंस्ट्रेंट की इक्वेशन जो है वो A1 के रिलेटेड है, तो पहली रो A1 की रो होगी, इसमें ये सारे कोएफिशिएंट्स लेबल करें। सेकंड में S2 रो है, थर्ड में A2 रो है, तो ये सारे कोएफिशिएंट्स हमने ट्रांसफॉर्म कर दिए। अब इस टेबल को थोड़ा हम स्टडी करते हैं। ये टेबल क्या स्टेट करता है? ये टेबल स्टेट करता है कि इस टेबल में A1, S2 और A2 की वैल्यूज रिस्पेक्टिवली 15, 20 और 5 हैं, लेकिन x1, x2, x3 और s1 चारों वेरिएबल 0 हैं, क्योंकि ये 0 मीन्स जो यहाँ पे नहीं नजर आएंगे ये सारे नॉन बेसिक है और ये तीनों बेसिक वेरिएबल्स हैं। इसमें W की वैल्यू 0 है और ये हमारे पास सोल्यूशन है। लेकिन यहाँ एक बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्ट नज़र आ रही है जो सिंप्लेक्स मेथड के इनिशियल टेबल की जो फिलॉसफी है उसके अगेंस्ट है। इनिशियल टेबल में जो स्लैक वेरिएबल्स होते हैं यहाँ पे A1, S2, A2 हैं। मैं रिमाइंड करवा दूँ, A1, A2 स्लैक वेरिएबल्स का रोल प्ले करेंगे, हैं ये आर्टिफिशियल वेरिएबल्स। इन तीनों के कोएफिशिएंट्स W रो में 0 होने चाहिए, बट अनफॉर्चुनेटली A1 का कोएफिशिएंट -1 है और A2 का भी नेगेटिव है, S2 का बेशक 0 है। तो हम पहला काम क्या करेंगे कि इस W रो में A1 का कोएफिशिएंट और A2 का कोएफिशिएंट दोनों को जीरोस बनाएंगे। उसके लिए हमारे पास 2 ऑप्शंस हैं। वो क्या क्या ऑप्शंस हैं? पहला ऑप्शन है या तो हम रो ऑपरेशंस करते हैं कि W रो में A1 रो ऐड कर देते हैं, ये 1 ऐड होकर 0 बना देगा, और A2 रो भी ऐड कर देते हैं, वो इसमें ये 1 ऐड होके 0 बना देगा। या हम एलिमिनेट कर सकते हैं W से, तो A1 की वैल्यू जिस इक्वेशन में A1 मौजूद है वहां से A1 की वैल्यू लेते हैं और A2 की वैल्यू A2 की इक्वेशन में से लेते हैं और W में अलहदा से सब्स्टिट्यूट कर देते हैं और W को कंप्यूट करते हैं। W की वैल्यू -2x1 -6x2 प्लस 2x3 -s1 प्लस 20 आ जाएगी। इसमें से ये कांस्टेंट को छोड़ के बाकी सब लेफ्ट पे शिफ्ट करते हैं, तो ये W रो जो है मॉडिफाइड आ गई। इसमें देखो ना S2 नज़र आ रहा है
ना इसमें A1 नज़र आ रहा है, ना इसमें A2 नज़र आ रहा है। तो देखने में ये अब कंपेटिबल लग रही है। अब ये कोएफिशिएंट्स ट्रांसफॉर्म करें, W के पिछले जो हमने टेबल में कोएफिशिएंट्स लिखे थे वो एलिमिनेट कर देंगे। अब ये न्यू कोएफिशिएंट्स यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे। अब हमारे पास ये टेबल बन गया। नाउ वी आर रेडी टू स्टार्ट सिंपलेक्स मेथड फॉर दिस। क्यों अब स्टार्ट हो गया? ये तीनों हमारे पास देखिए S2, A1, A2 बेसिक वेरिएबल्स हैं, इनके कोएफिशिएंट 0 हो गए, पहले नहीं थे, ये बना लिए हमने। अब हम आते हैं इसके जो आइट्रेटिव प्रोसेस है, इनिशियल आइट्रेशन करते हैं हम इसकी फेज 1 की। इनिशियल आइट्रेशन हमारा टारगेट है W को मिनिमाइज करना, और ये हमारे पास 3 बेसिक वेरिएबल्स हैं और ये हमारे पास 4 नॉन बेसिक वेरिएबल्स हैं। आइट्रेशन जो नंबर स्टार्टिंग है 0 जिसे हम कहते हैं, इसका पहला स्टेप है इस टेबल की ऑप्टिमैलिटी, इस सोल्यूशन की ऑप्टिमैलिटी चेक करना। ये सोल्यूशन है क्या? x1, x2, x3, s1 0, a1 15, s2 20, a2 5 और w 20। पता करना चाहते हैं क्या ये ऑप्टिमल है। अब ऑप्टिमैलिटी कंडीशन क्या है सिंपलेक्स मेथड में? अगर ऑब्जेक्टिव फंक्शन मिनिमाइजेशन का है तो ये टेबल ऑप्टिमल तब कहलाएगा अगर W रो में कोई भी कोएफिशिएंट पॉजिटिव ना रहे, सारे कोएफिशिएंट ईदर नेगेटिव होने चाहिए या जीरोज होने चाहिए, सिवाय सॉल्यूशन कॉलम के। यहां पे आप प्रॉब्लम नजर आ रहा है कि x1 और x2 मिनिमाइजेशन में क्या है, तमाम कोएफिशिएंट्स क्या होने चाहिए, नेगेटिव या जीरोज होने चाहिए। अगर ये मैक्सिमाइजेशन होता सिंपलेक्स मेथड में, तो मैक्सिमाइजेशन में तमाम कोएफिशिएंट पॉजिटिव या जीरो होने चाहिए, कोई नेगेटिव नहीं होना चाहिए। तो ये रिवर्स है, उलट है। तो यहां पे ऑप्टिमैलिटी कंडीशन देख लेते हैं। व्हाट इज ऑप्टिमैलिटी कंडीशन? इन मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम ऑल कोएफिशिएंट्स इन W रो मस्ट बी नेगेटिव और जीरोस। लेकिन यहां पे तो 2 पॉजिटिव हैं, एक x1 और एक s2। सो ये टेबल जो सोल्यूशन प्रेजेंट कर रहा है ये ऑप्टिमल नहीं है। अगर ऑप्टिमल नहीं है तो फिर हमें इस सोल्यूशन को इंप्रूव करना है। इंप्रूव करने में हमें 3 काम करने होते हैं। नंबर 1, नॉन बेसिक में से कोई एक चूज करके उसे बेसिक बनाना। तो इनमें से जो चूज होगा उसे कहेंगे एंटरिंग वेरिएबल, और एक बेसिक में से एग्जिट करना और उसे नॉन बेसिक बनाना उसे कहेंगे लीविंग वेरिएबल। अब एंटरिंग वेरिएबल मतलब नॉन बेसिक में से कोई एक चूज करना जिसे हम बेसिक बनाना चाहते हैं, मतलब उनकी वैल्यू, उसकी वैल्यू 0 लेवल से बढ़ाना चाह रहे हैं। हम क्या करेंगे? हम चेक करेंगे एंटरिंग वेरिएबल का क्राइटेरिया। एंटरिंग वेरिएबल मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम में, सॉरी लीविंग एंटरिंग वेरिएबल मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम में कौन सा होता है? इज द वन विद द मोस्ट पॉजिटिव कोएफिशिएंट इन W रो। तो इनमें 2 पॉजिटिव है, इनमें से मोस्ट पॉजिटिव यानी बिगर पॉजिटिव जो है वो x2 का कोएफिशिएंट है। सो x2 इज एंटरिंग वेरिएबल। इसका कॉलम x2 का हो गया हमारे पास पिवट कॉलम, क्योंकि x2 एंटरिंग वेरिएबल है, राइट। अब हम लीविंग वेरिएबल का पता करेंगे कि ये x2 इन तीनों में से किसकी जगह पे आएगा। उसके लिए हम अप्लाई करते हैं मिनिमम रेशो टेस्ट। मिनिमम रेशो टेस्ट क्या होता है कि हम इस पिवट कॉलम के जितने बेसिक वेरिएबल्स मौजूद हैं इनकी कोएफिशिएंट्स के सॉल्यूशन कॉलम के साथ रेशोज लेते हैं बाय निगलेक्टिंग नेगेटिव्स और जीरोस। तो यहां पे A1 का कोएफिशिएंट 5 है, A2 का कोएफिशिएंट 1 है, लेकिन S2 का कोएफिशिएंट नेगेटिव 6 है। तो S2 के अगेंस्ट कोई रेशो नहीं बनेगी। तो हम क्या करेंगे? हम इन एंट्रीज को जो A1, A2 की एंट्रीज हैं इन द पिवट कॉलम, इन्हें हम डिवाइड करेंगे, इनकी रेशो लेंगे विद सॉल्यूशंस। सो 15:5 मींस 15/5 आंसर इज 3, और ये 1 है, ये 5 है। 5:1 यानी 5/1 इज 5। अब मिनिमम रेशो टेस्ट क्या कहता है कि जब आप रेशोस ले लें, कंप्यूट कर लें, तो इनमें सबसे छोटी रेशो देखनी किसकी? स्मॉलेस्ट रेशो इज ऑफ A1। तो जिसकी स्मॉलेस्ट रेशो होती है दैट इज लिविंग वेरिएबल। सो A1 इज लिविंग वेरिएबल। A1 की रो हमारे पास पिवट रो बन जाएगी और x2 का कॉलम हमारे पास पिवट कॉलम होगा।
एंटरिंग वेरिएबल पता चल गया, लीविंग वेरिएबल पता चल गया। इसके बाद अब हमारी बारी है सोल्यूशन को इंप्रूव करने की। उसके लिए हम क्या करेंगे, टेबल को इंप्रूव करेंगे, टेबल को रीशेप करेंगे। लेट अस रीशेप द टेबल। उसके लिए आइए नेक्स्ट स्ट्रक्चर पे जाते हैं। नेक्स्ट टेबल में होगा क्या कि जो A1 रो होगी अब वो X2 रो हो जाएगी। A1 को हम लीव करवा देंगे और X2 को हम लोग इसमें एंटर करवाएंगे। हाउ विल इट बी डन? तो देखिए इसमें हम X2 लिख देंगे सिंपली A1 की जगह पे, और इस रो को हमने पेंडिंग पे रख दिया कि अब बाकी रो भी अब चेंज होनी है। दो किस्म के ऑपरेशंस करेंगे। पिवट रो जो नई बनेगी उसका क्या तरीका होगा, और ये जो बाकी W रो, S2 रो और A2 रो होगी इनका क्या करेंगे। बहुत इजी है, थोड़ी सी तवज्जो की ज़रूरत है। X2 रो के लिए हम बहुत सिंपली ये जो हमने येलो कलर में ब्लॉक किया हुआ है, एक सेल को हाईलाइट किया हुआ है, वहां पे एलिमेंट नजर आ रहा है 5। दिस इज इंटरसेक्शन ऑफ पिवट कॉलम एंड पिवट रो, दिस इज कॉल्ड पिवट एंट्री। तो हमने न्यू पिवट रो बनाने के लिए इस ओरिजिनल पिवट रो को इसी पिवट एंट्री से थ्रू आउट डिवाइड कर देना है। तो आप देखिए आपके पास न्यू पिवट रो की शेप बन जाएगी 1/5, 5/5, -3/5, -1/5, 0 0 रहेगा, 1/5 0 रहेगा, 15/5 सॉल्व करके क्विकली हम लिख सकते हैं 3। तो यहां पे लिखा हुआ है हमने डिवाइड बाय 5 कर देना। ये तो हो गया न्यू पिवट रो। अच्छा ये देखिए न्यू पिवट रो ओरिजिनल पिवट रो से बनेगी, ठीक, उसी पिवट एंट्री से डिवाइड करके। अब रह गई बाकी रोज। बाकी रोज के लिए भी बहुत टेक्निकली अगर आप सीखें तो बहुत जल्दी आप कर पाएंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले फोकस करते हैं W रो पे। W रो में देखें इस पिवट एंट्री के ऊपर 5 के ऊपर पुरानी पिवट एंट्री जो ओरिजिनल थी उसके ऊपर 6 था, वो 6 हमने एज इट इज यहां ट्रांसफॉर्म कर लिया। अब यहां से हमें ऑपरेशन पता चल गया। हमने क्या करना है, इस पूरी W रो में से यही 6 टाइम्स न्यू पिवट रो करके माइनस कर देना है, लाइक दिस। इसी 6 में से इसका 6 टाइम्स माइनस किया, इस 2 में से इसका 6 टाइम्स माइनस किया, इस -2 में से इसका जब हम 6 टाइम्स करेंगे तो -18/5 होगा। माइनस करने से साइन चेंज होके प्लस हो जाएगा। फिर ये -1 है, उसमें इसका 6 टाइम्स करेंगे तो -6/5 है, उसे माइनस करेंगे तो साइन चेंज होके प्लस हो जाएगा। 0 में से ये 0 माइनस होगा, 0 में से इसका 6 टाइम्स 6/5 माइनस होगा, 0 में से 0 माइनस होगा, ये 20 में से इसका 6 टाइम्स 18 माइनस होगा। देखिए सामने ऑपरेशन भी लिखा है। सो W रो में से हमने क्या करना है, माइनस कर देना है 6 टाइम्स न्यू पिवट रो। इसी तरह से ये तो मैंने कर दिया, अब अगले स्टेप में आप इसे सिंप्लीफाई भी कर लेंगे। और सिंप्लीफाई करने के लिए बेस्ट वे के इसे मैनुअली ना करें, कैलकुलेटर पास रखें, 2 - 6/5 उसे हम फ्रैक्शन मोड पे कन्वर्ट कर लें और वो सारे आंसर विद इन सेकेंड्स आप लिखते जाएंगे, बजाय इसके कि एलसीएम लें, कैंसलेशन करें। यूज कैलकुलेटर्स फॉर योर हेल्प, मैनुअल कैलकुलेशन के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। अच्छा, कम टू दी S2। तो अब मैं चाहूंगा कि आप मेरे बताए बगैर सोचें कि S2 के लिए हम क्या सोचेंगे। हम S2 के लिए पिछले टेबल में इस पिवट रो 5 के नीचे वाला एंट्री देखेंगे, वो -6 है, वो एज इट इज ट्रांसफर कर लें। ये -6 ट्रांसफर कर लिया, यहां से हमें ऑपरेशन पता चल गया। हम न्यू पिवट रो का 6 टाइम्स इसमें ऐड कर देंगे, यानी अगर माइनस का है तो उतने टाइम्स प्लस कर देना है, और अगर प्लस का है तो उतने टाइम्स माइनस कर देना है। इस 1 का उतने टाइम्स जो नंबर नजर आए वो माइनस करते जाना है या प्लस करते जाना है। तो इन सब के 6 टाइम्स हम S2 रो में ऐड करते हैं, हमारे पास ये बन जाएगी। देखिए S2 रो में पहले 5 था, उसमें इसका 6 टाइम्स 6/5 ऐड हो गया, -6 था उसमें 6 टाइम्स उसमें ऐड हो गया, 10 था इसका 6 टाइम्स -18/5 इसमें मिक्स हो गया, 0 था -6/5, 1 था 0 टाइम्स, 0 था 6/5, 0 + 0 20, और इसका 6 टाइम्स क्या बनेगा 18, 20 + 18। अब A2 रो का आप देखिए यहां पे क्या नजर आ रहा है, A1। ये A1 एज इट इज लिख लेते हैं यहां पे। तो इससे हमें पता चला ये टू सेम है
ना हमें 6 टाइम करने की ज़रूरत है ना 2 टाइम्स, ये सेम टू सेम है, तो सिंपली न्यू पिवट रो इसमें से माइनस कर देंगे, यानी 1 टाइम माइनस कर देंगे। तो जब माइनस करेंगे तो हमारे पास न्यू ये इसका स्ट्रक्चर आएगा। तो ये आपको सारे ऑपरेशन समझा दिए कैसे करने। अब इसके बाद हम इन्हें सिंप्लीफाई करते हैं, W को कैलकुलेटर से सिंप्लीफाई करते हैं। तो 2 माइनस 6/5 को सॉल्व करेंगे, ये 0 हो जाएगा। -2 प्लस 18/5 को करेंगे, -1 प्लस 6/5 को करेंगे, तो हमारे पास न्यू एंट्रीज ये बन जाएंगी। फिर देखिए इसका एलसीएम लें, 5 2 10, 10 माइनस 6 4/5 आएगा, ये 0। 2 माइनस 5 2 -10 प्लस 18, ये 8/5 आ जाएगा। 5 -1 -5 प्लस 6 1/5 आ जाएगा, 0 -6/5 0, और ये 2 बचेगा, ये 2 है। तो अब यहाँ पे मेरा ख्याल है कि अगर ज़्यादा डिस्कस करना शुरू हो जाए तो ये छोटे माइनर से ऑपरेशंस हैं, यू कैन यूज़ कैलकुलेटर्स। अब इसको भी कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे तो हमारे पास S2 की ये शेप आ जाएगी। A2 की शेप में क्या होगी, यूजिंग कैलकुलेटर्स यहाँ जीरोस आ जाएंगे और हमारे पास न्यू शेप ये बन जाएगी। ये हमारा नया टेबल बन गया। सो द फोर्थ स्टेप वाज प्रिपेयरिंग न्यू टेबल हैज बीन डन। अब न्यू टेबल है तो अब हम क्या करेंगे, अगली आइट्रेशन पे जाएंगे इस न्यू टेबल के लिए। सोल्यूशन अपडेट हो गई, ये सोल्यूशन इस टेबल को हम इस पे फोकस करते हैं, ये हमारा न्यू टेबल है, वही जो हमने अभी बनाया है, इस पे अब हमारा फोकस आ गया। इस न्यू टेबल को गौर से देखिए तो वही सारा काम हम इस न्यू टेबल पे करेंगे। इसको हम नेक्स्ट आइट्रेशन कहेंगे, दैट इज कॉल्ड आइट्रेशन नंबर 1। आइट्रेशन नंबर 1 में अगेन वी विल ऑब्जर्व ऑप्टिमलिटी, चेक ऑप्टिमलिटी कंडीशन। W रो को देखें, W रो में चूंकि मिनिमाइजेशन का प्रॉब्लम था, हर कोएफिशिएंट क्या होना चाहिए था, नेगेटिव या 0। यहां तो बहुत सारे पॉजिटिव हैं, 4/5 है, 8/5 है, 1/5 है। तो ऑप्टिमलिटी पहला स्टेप क्या है, ये बता रहा है टेबल कि ये ऑप्टिमल सोल्यूशन नहीं आई। ये सोल्यूशन है क्या, आई रिपीट, x1 x3 s1 और a1 अब 0 हो गए, x2 की वैल्यू 3 हो गई, s2 की वैल्यू 38 हो गई, a2 की वैल्यू 2 हो गई। ये सोल्यूशन है, और w की वैल्यू 2 हो गई। याद रखिए फर्स्ट टेबल में 20 थी w की वैल्यू, अब ये कम होके 2 हो गई। सो इट इज स्टेपिंग टुवर्ड्स मिनिमाइजेशन। जैसे ये 0 वैल्यू आएगी और यहां पे कोई पॉजिटिव कोएफिशिएंट नहीं होगा तो ये ऑप्टिमल हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं जी, ये ऑप्टिमल नहीं है तो फिर रिपीट करते हैं स्टेप नंबर 2, एंटरिंग वेरिएबल पता करते हैं। एंटरिंग वेरिएबल क्या होता है, मोस्ट पॉजिटिव इन मिनिमाइजेशन और मोस्ट नेगेटिव इन मैक्सिमाइजेशन। ये मिनिमाइजेशन का प्रॉब्लम है। मोस्ट पॉजिटिव, चूंकि सबके कोएफिशिएंट्स डिनोमिनेटर्स 5 हैं तो इसलिए हम सिर्फ न्यूमरेटर से फैसला कर लेंगे। इसका 4 है, 8 है, 1 है, तो 8 वाला लार्जेस्ट होगा। सो व्हाट विच वन इज द एंटरिंग वेरिएबल, x3 is entering variable because its coefficient is the largest। ये entering variable हो गया तो it is pivot column now। अब लिविंग वेरिएबल के लिए स्टेप नंबर 3 पे जाना है, तो हम क्या करेंगे, इस कॉलम और राइट हैंड साइड की रेशोज लेंगे बाय निगलेक्टिंग नेगेटिव कोएफिशिएंट्स और 0 कोएफिशिएंट। यहां पे लकीली 0 तो है ही कोई नहीं, नेगेटिव वाले के सामने हम यहां पे वैसे ही क्या करेंगे, ब्लैंक स्पेस छोड़ देंगे कि यहां पे रेशो नहीं बनेगी। हम डिवाइड करेंगे 38 को 32/5 से, हम डिवाइड करेंगे 2 को 8/5 से। हमारे पास ये रेशोज बनी 95/16 और 5/4। इनमें से जो मिनिमम रेशो है वो 5/4 है। तो पता चला A2 इज लिविंग वेरिएबल। लो जी, हमारे पास A2 की रो जो बन गई वो क्या बन गई, वो बन गई पिवट रो, और इनके इंटरसेक्शन पे पिवट एंट्री बन गई, दैट इज 8/5। पिवट कॉलम x3 का, पिवट रो A2 की, और ये हमारे पास पिवट एंट्री। नेक्स्ट टेबल हम कैसे तैयार करेंगे, A2 की जगह हम रिप्लेस कर देंगे x3, बाकी सारी चीजें एज इट इज आएंगी। x3 हम रिप्लेस करते हैं और x3 की जो रो बन जाएगी दैट इज कॉल्ड न्यू पिवट रो। इस न्यू पिवट रो को बनाने का बिल्कुल वही मेथड है, जो पिवट एंट्री नजर आ रही है 8/5, हम इस पूरी रो को 8/5 से डिवाइड कर देंगे। 8/5 से डिवाइड करते हैं
ये सिंपल कैलकुलेशन है। 8/5 4/5 लिखेंगे, डिवाइडेड बाई 8/5 लिखेंगे, कैलकुलेटर विल टेल अस 1/2। इसको डिवाइड करेंगे 1/5, 8/5 से डिवाइड करेंगे, कैलकुलेटर विल टेल अस 1/8। अगर आप कंप्यूटर पे या किसी लैंग्वेज में ये सारा काम कर रहे हैं, आपके पास मैटलैब ओपन है, पाइथन ओपन है, या आपके पास एक्सेल शीट ओपन है, तो वहां पे भी आप ये सिंपल ऑपरेशंस कर सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट, ये हमारे पास हो गई x3 रो। लेट अस कम टू द अदर रोज। W रो में हम देखेंगे इसी कॉलम में क्या एंट्री मौजूद है। W रो में हमारे पास 8/5 मौजूद है। तो हम क्या करेंगे, ऑपरेशन यहीं से डिसाइड होता है। W रो में से ये जो ओरिजिनल है, हम NPR यानी न्यू पिवट रो का 8/5 टाइम्स माइनस करेंगे। वी विल गेट लाइक दिस। इसका 8/5 माइनस करेंगे, 0 में से 0 ही माइनस होगा, 8/5 में से इसका 8/5 टाइम्स माइनस होगा, 1/5 में से जब हम इसका 8/5 कैलकुलेट करेंगे तो वो भी 1/5 बनेगा, 0 में से 0 माइनस होगा, -6/5 में से जब 8/5 माइनस करेंगे तो 1/5 प्लस हो जाएगा। 8/5 इससे मल्टीप्लाई करेंगे, कैंसिल होके 1 बनेगा, 1 माइनस होगा। 8/5 इससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 बनेगा, तो ये 2 में से 2 माइनस हो जाएगा। x2 रो की तरफ चलते हैं। x2 रो में देखिए हमें क्या नजर आ रहा है, -3/5। तो हम इसका 3/5 टाइम्स इसमें ऐड कर देंगे। 3/5 टाइम्स NPR का ऐड करते हैं तो हमारे पास न्यू सम्स ये नजर आ रहे हैं। कैलकुलेटर से हम नेक्स्ट स्टेप में इन्हें इवेल्युएट कर सकते हैं। करते हैं सॉल्व। S2 रो में हमें नजर आ रहा है 32/5। सो राइट 32/5 हियर। अब NPR को 32/5 से मल्टीप्लाई करके इसमें से हमने माइनस कर देना है। माइनस करते हैं तो हमारे पास ये एक्सप्रेशंस बन जाएंगे। अब अगला स्टेप है इसकी सिंप्लीफिकेशन यूजिंग कैलकुलेटर्स और एनी सॉफ्टवेयर। W की रो हमारे पास बन जाएगी ऑल जीरोज -1 और लास्ट कॉलम में 0। फिर x2 रो को हम सिंप्लीफाई करते हैं, हमारे पास x2 रो जो बन जाएगी 1/2 1 0 -1/8 0 1/8 3/8 15/4। और S2 रो को भी सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो हमारे पास ये टेबल कंप्लीट हो जाएगा। टेबल अपडेट हो गया, चारों स्टेप्स पूरे हो गए। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट आइट्रेशन एज वेल एज टू द नेक्स्ट टेबल। इस नेक्स्ट टेबल की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट टेबल हमारा ये बना हुआ है। आइए वही स्टेप आइट्रेशन 2 में पहला स्टेप है चेकिंग ऑप्टिमैलिटी। अब आप देखिए ऑप्टिमैलिटी की कंडीशन क्या थी कि मिनिमाइजेशन में W रो में कोई भी कोएफिशिएंट पॉजिटिव नहीं होना चाहिए। देखिए इस रो में कोई भी कोएफिशिएंट पॉजिटिव नहीं है, ये सोल्यूशन ऑप्टिमल है। ठीक हो गया, हमें स्टॉप करना है। अब हमें मजीद देखना है कि ऑप्टिमल वैल्यू ऑफ W यानी कि मिनिमम वैल्यू ऑफ W क्या आई है। दैट इज 0 आ गई है तो हमारा फेज 1 सक्सेसफुली टर्मिनेट हो गया। तो फेज 1 बता रहा है कि ऑप्टिमल वैल्यू में मिनिमम वैल्यू जो W की है वो 0 है। सो फेज 1 इज कंप्लीटेड। और फेज 1 ने हमें बताया कि मिनिमम वैल्यू ऑफ W इज 0। अब हम बढ़ते हैं फेज 2 की तरफ। फेज 2 में हमने वही टेबल उठाया जो लास्ट टेबल था ऑप्टिमल सोल्यूशन वाला। W 0, x2 15/4, S2 30, x3 5/4। बाकी जो वेरिएबल्स यहां नजर नहीं आ रहे वो सब 0 हैं। अब फेज 2 में इस टेबल को हम कैसे यूज करेंगे। फेज 2 में जाने के लिए फेज 2 में जाके हम क्या करेंगे, हम इसमें से W रो को एलिमिनेट कर देंगे। W रो को एलिमिनेट कर दिया, फिर हमने आर्टिफिशियल वेरिएबल्स वाले कॉलम्स को एलिमिनेट कर दिया। ये हमारे पास टेबल बच गया। अब इस टेबल में हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे 0। इस टेबल में हमने 0 ऐड कर दी। 0 के कोएफिशिएंट लेफ्ट पे शिफ्ट करें, -5 6 और 7 लीजिए 0 ऐड हो गए। इसके बाद इसका नेक्स्ट स्टेप क्या था फेज 2 का, रिमाइंड करें, वो ये था कि अब बेसिक वेरिएबल है x2 S2 और S3। S2 का कोएफिशिएंट 0 नजर आ रहा है, लेकिन x2 का कोएफिशिएंट यहां पे 6 नजर आ रहा है, x3 का कोएफिशिएंट यहां पे 7 नजर आ रहा है। अब हमें क्या करना होगा, हमें इस सिस्टम की मदद से, इन रोज की मदद से x2 के नीचे 0 बनाना होगा, x3 के नीचे 0 बनाना होगा। और ये एक और बात टेक्निकली समझ लीजिए, अलहदा से सॉल्व करने की जरूरत नहीं। x2 के नीचे 6 है
और x2 बेसिक भी है। तो हम क्या करेंगे, आप देखेंगे x2 के कॉलम में और x2 के रो में 1 नजर आ रहा है। इसी तरह से x3 बेसिक भी है, इधर मौजूद है, इसके कॉलम और रो में क्या आ रहा है, पिवटिंग एलिमेंट जो एलिमेंट इंटरसेक्शन में 1 नजर आ रहा है। तो यहां से बहुत इजीली हम इस 6 को 0 बना सकते हैं। x2 रो को 6 टाइम्स करके इसमें से माइनस कर दें, ये 0 हो जाएगा। हमें इनको 0 बनाना है। बेसिक वेरिएबल जो भी बनते हैं उनके कोएफिशिएंट 0 में हमेशा 0 होने चाहिए। इसमें नहीं है, क्योंकि इसमें z मौजूद नहीं था, हमने w की मिनिमाइजेशन की है। जैसे z ऐड करेंगे तो इस टेबल को फिर सोल्यूशन के साथ कंपैटिबल भी बनाना होगा। कंपैटिबिलिटी तब अचीव होगी बेसिक वेरिएबल्स के कोएफिशिएंट 0 में 0 नजर आए तो। आइए बनाते हैं। हम x2 में 1 नजर आ रहा है, इसका 6 टाइम्स इसमें से माइनस कर देते हैं। x2 रो का 6 टाइम्स हमने z में से माइनस कर दिया।